नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में, जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं एक कंपनी की मैनेजमेंट से, उनसे कंपनी के इन एंड आउट समझते हैं, किस तरह के एक्सपेंशन प्लान है और आने वाले समय में कंपनी कहां से एक अच्छी ग्रोथ देख रही है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिन पे कंपनी विस्तार कर सकती है। इन सब पर हम चर्चा करते हैं और रोज बरोज हमारे साथ एक मैनेजमेंट मौजूद होती है, साथ साथ एक जानकार होते हैं जो कि उस कंपनी के बारे में क्या उस पर निवेश करना चाहिए या नहीं, उस पर चर्चा करते हैं। आज भी हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद होगी। GNFC आज की कंपनी है जिसकी मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी, लेकिन उनसे पहले एक बारी बाजार पर नजर डाल लेते हैं कि मार्केट जो है एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। करीब करीब 20 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। निफ्टी में 9625 का लेवल है। सेंसेक्स करीब 84 अंकों पर कामकाज करते हुए 31194 के लेवल पे सेंसेक्स अभी कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 162 अंक ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 26 अंकों पर कामकाज करते हुए। स्मॉल कैप इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जितना मिड कैप आज के सत्र में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन में एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है। क्लियर कट विनर आज जो है वो है फार्मा इंडेक्स 89762 के स्तरों पर है। इनफैक्ट एक बाउंस बैक कह सकते हैं, करीब 2.5% ऊपर फार्मा इंडेक्स कामकाज करते हुए। कल हमने ही सबसे पहले आपको ये बताया था कि फार्मा इंडेक्स में एक अच्छी वैल्यू है और एक अच्छा वैल्यू प्ले होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और आज आप देख भी रहे हैं फार्मा इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी है, 2.5% का उछाल है। ऑटो, IT और बैंक, ये तीन और ऐसे इंडेक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीब करीब आधा फीसदी की बढ़त ऑटो इंडेक्स में है। इनफैक्ट नया हाई जो है वो आज इस इंडेक्स ने हिट किया है। बैंकिंग इंडेक्स रफली आधा फीसदी के आसपास की 1/4% के आसपास बढ़त दिखा रहा है। इसमें प्राइवेट बैंक जो है उनकी तरफ से कुछ पार्टिसिपेशन आता दिखाई पड़ रहा है। IT हालांकि प्रेशर में है, रफली 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा तेजी नहीं देखी जा रही है, सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ मोमेंटम है। ऑयल एंड गैस में करीब आधा फीसदी की बढ़त है, और उसके अलावा जो NBFC स्पेस है वहाँ पर भी करीब 1/4% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। कुछ इम्पैक्ट जो है वो नंबर से ग्राउंड्स पे देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पे यूनिकेम लैब देखें, अभी एक नंबर आए हैं और नंबर का रिएक्शन भी शेयर में है। 4 से 5% की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। एक सडन स्पाइक यूनिकेम लैब में देखने को मिला है। नंबर्स का एक रिएक्शन स्टीपली इस शेयर में देखने को मिला है। तो ये एक शेयर है। या फिर A to Z इंफ्रा, देखिए यहाँ पे मुनाफे से कंपनी घाटे में आई है तो उसका इंपैक्ट यूनिकम लैब करीब 11 रुपये ऊपर कामकाज करा। 262-63 का स्तर, 252-53 का स्तर यहाँ पर देखने को मिला। और A to Z इंफ्रा जो कि 6% नीचे है नंबर्स के बाद, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला है। चलिए अब आज की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर गुप्ता नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी ने शो की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी ऐसे सेक्टर में जो कि रेगुलेटेड भी है और सीजनल भी है। और सबसे अच्छी चीज आज के लिए तो ये दिन आपका काफी क्रूशल है कि आज ही के दिन मानसून हिट कर गया है केरल में, ये उम्मीद जताते हुए कि ये मानसून बेहतर रहने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी फैक्टर को देखते हुए? कितना चैलेंजिंग या कितना एनकरेजिंग है इस सेक्टर में या फिर इस इंडस्ट्री में कामकाज करना? देखिए, हमारी कंपनी ने जो चैलेंजेस थे और बड़े सीरियस चैलेंजेस थे उनको पिछले वर्ष में बहुत अच्छी तरह से ओवरकम किया। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो हमारा TDI का प्लांट है 2,500 करोड़ का प्लांट, और जिसके चलते हमारी कंपनी ने 2 वर्ष के पहले 450 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान सहन किया, उस प्लांट को हमने स्टेबलाइज किया। उस प्लांट को जी, चलिए आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे मिस्टर गुप्ता, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बताते हैं। एयर इंडिया के विनिवेश के सभी विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। रादर ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जयंत सिन्हा का एक बयान आया है कि एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हमने आपको ये खबर कल भी बताया था, इनफैक्ट संडे से ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एयर इंडिया जिनके ऊपर विचार कर सकती है, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की लिस्टिंग को लेकर एक फैसला हो सकता है। एयर इंडिया का जो एक JV है SATS के साथ, उसमें हिस्सेदारी बेचने को लेकर कुछ गवर्नमेंट फैसले कर सकती है। इसके अलावा जो लैंड मोनेटाइजेशन है उसको लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं, यानी करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की एक लैंड है, उसे मोनेटाइज करने के ऊपर बातचीत कर सकती है कंपनी, या उसके ऊपर विचार कर रही है। साथ ही साथ कंपनी कुछ कर्ज को इक्विटी में बदलने के ऊपर विचार कर रही है। 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है जिसको शायद कंपनी इक्विटी में बदल दे, और बाकी 30,000 करोड़ रुपए जो कर्ज है उसको अदरवाइज कंपनी फ्लोट रहने दे सकती है। और उसके अलावा कंपनी ने ये भी साफ साफ बात कही थी कि किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए भी ये जो मार्केट है पूरा ओपन है, क्योंकि करीब करीब 86% हिस्सेदारी जो है वो ऑलरेडी प्राइवेट ऑपरेटर्स यहाँ पे ओन करते हैं। 14% हिस्सेदारी जो है वो एयर इंडिया के पास है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं।
इस कंपनी के लिए इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का, तो ये कुछ बयान हाल में ही वित्त मंत्री की तरफ से आया था और उसके बाद से ही ये जो पूरा मामला उठता हुआ दिखाई पड़ा था कि एयर इंडिया में जो सुधार है उसके लिए कई कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो विनिवेश है उसके जो है कई सारे जो विकल्प बताए गए हैं उनके ऊपर ज़रूर विचार किया जा रहा है। विकल्पों में एक क्रूशियल चीज़ ये भी है क्योंकि वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन एयर इंडिया के प्लेन्स को लेकर है और 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन कंपनी के रियल स्टेट एसेट्स को लेकर, यानी कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए के आसपास के विनिवेश के आसपास के यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू है। लेकिन चैलेंजिंग कंपनी के लिए इसलिए भी है हिस्सेदारी बेचना, क्योंकि अगर कंपनी की ओवरऑल नेटवर्थ की स्टेटस के ऊपर नजर डाली जाए तो जिस तरह का सिचुएशन है या फिर जेट एयरवेज की वैल्यूएशन की तर्ज भी है, इसका वैल्यूएशन किया जाता है तो रफली नेगेटिव साइड पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक क्रूशियल चीज़ ज़रूर है। अब देखना होगा कंपनी किस तरह से इसका विनिवेश किया जाता है और कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनको कंपनी एग्जीक्यूट करती है। करीब करीब 11 से 12 तरह के प्रपोजल्स जो हैं वो मिले हैं इस पूरे ही एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर। अब क्या कौन सा विनिवेश प्रोसेस है इसको गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है और कौन कौन सी चीज़ें इनको इम्प्लीमेंट करती है, ये काफ़ी क्रूशियल रहेगा। हमारे सामने मतलब इनफैक्ट पूरी खबर पे जयंत सिन्हा ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। टॉपिक है वो आज एयर इंडिया को लेकर है। एयर इंडिया को लेकर बहुत इस बारे में बात हो रही है कि उसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार शायद आगे कदम बढ़ाए। क्या जवाब आपकी तरफ से कि एविएशन मंत्रालय का क्या कहना है? हम लोग ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया को और दुरुस्त बनाने के लिए, एयर इंडिया को और कम्पिटिटिव बनाने के लिए जो भी हमें विकल्प करने हो वो हम करने को तैयार हैं। उन सब का अध्ययन हो रहा है और देखिए आगे आगे क्या होता है। जी बिजनेस के साथ आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी, इंटरव्यू दिया था अभी हाल ही में, उसमें आपने स्पष्ट कहा था कि इस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट की कोई योजना नहीं है, लेकिन उसके टर्न अराउंड के लिए ज़रूर कई कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब खुद जब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का बोझ है और मात्र 14% मार्केट शेयर है, तो हम इस बोझ को क्यों आगे लेकर जाएं, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार से चाहे मैं हूं या माननीय मंत्री जी हैं, हम लोगों ने हरदम यही कहा है कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया के कम्पिटिटिवनेस के लिए जो भी कुछ करना हो उसको करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे आज भी हम लोगों ने कहा कि जो भी विकल्प को हम लोगों को देखना हो वो हम देखने को तैयार हैं। और इसलिए आज के समय नीति आयोग से भी हम लोगों को कई सुझाव मिले, इन सब का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये विकल्प भी एक वन ऑफ द ऑप्शन बना रहेगा। सब ऑप्शंस जो हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में सर सीबीआई ने भी एयर इंडिया के जो 2002 से 2010 के दरमियान 3 केसेस को लेकर अपनी जांच शुरू करी है, एफआईआर दर्ज कराई है। मंत्रालय इसमें किस तरीके का सहयोग करेगा और क्या वो मानता है कि हाँ गड़बड़ी रही है देश के राष्ट्रीय एयरलाइन के साथ में? हम लोग पूरा सहयोग देंगे। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं वो अपने आप वो उसका नतीजा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। तो आप सुन रहे थे जयंत सिन्हा को, जिनका कहना है कि लगातार एयर इंडिया की रिवाइवल को लेकर गवर्नमेंट कामकाज कर रही है और सिचुएशन थोड़ी बेटर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, रफली 14% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कामकाज किया जा रहा है। 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का रिवाइवल यहाँ पर रिवाइवल पैकेज दिया गया, जो कि 2020 तक के लिए दिया गया है। रफली 3,000 से लेकर 7,000 करोड़ रुपए के जो ट्रांचेस हैं उनको सालाना आधार पे एयर इंडिया के लिए यहाँ पे दिया भी जाता है। बाकी एविएशन शेयर जो है वो प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं, 2.5 से 3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। लौटते हैं आज की मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने के लिए। मिस्टर गुप्ता, माफ़ी चाहूँगा, बीच में एक बड़ी खबर आ गई थी इसलिए आपसे हम बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन आप जो अपनी बात कह रहे थे आप पूरी कर सकते हैं। और दूसरा आपसे एक सवाल ये भी होगा कि पिछला जो क्वार्टर है या पिछला जो छमाही है वो काफ़ी बेहतर रहा कंपनी के लिए, कंसीडरिंग जो प्राइसेस हैं वो अच्छे चले हैं, खासतौर टीडीआई को लेकर भी। क्या ये ग्रोथ या जो नॉर्थवर्ड ट्रेंड है प्राइसेस का, ये आगे कंटिन्यू लगता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मैं ये कह रहा था कि हमने जो चैलेंजेस हैं, टीडीआई के चैलेंजेस सारे ओवरकम किए और टीडीआई प्लांट को स्टेबलाइज किया। टीडीआई के अंदर लगभग 22,000 टन का हमने एक्सपोर्ट किया।
हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन ऑफ TDI हमारी कंपनी ने किया है। 50,000 टन से ज़्यादा TDI हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। 55 देशों को हम TDI आज की तारीख में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट हमने TDI का और कंपनी का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट हमने रजिस्टर किया है। TDI के अंदर हम और भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगभग 50 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं TDI की क्षमता बढ़ाने के लिए। और TDI की जो क्षमता हमारी इस वक्त लगभग 160 टन की दहेज प्लांट में है, वो लगभग 20% हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले 3 महीने के अंदर ये 20% की क्षमता बढ़ने के बाद हमारी कंपनी लगभग 250 टन TDI हर रोज़ प्रोड्यूस करेगी। TDI के प्राइसेस बड़े स्टेबल रहे हैं और पिछले 2-3 महीने के अंदर और आने वाले 4-5 महीने तक हम ये TDI के प्राइसेस लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए पर टन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो केमिकल सेगमेंट का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। हमने प्रोडक्शन की साइड में भी बड़े रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश किए हैं। यूरिया का प्रोडक्शन हो, ANP का प्रोडक्शन हो, TDI का प्रोडक्शन हो या फॉर्मिक एसिड का प्रोडक्शन हो, ये सब हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन हमने और हाईएस्ट एवर सेल्स के कुछ चीज़ों के अंदर हमने रिकॉर्ड्स अर्जित किए हैं जी। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन है, वो 41 वर्ष के इतिहास में इस बार के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सबसे अच्छे साबित हुए हैं जी। मिस्टर गुप्ता, क्योंकि TDI का आपने अपने प्रोडक्शन को स्टेबलाइज कर लिया है, आप इंडियन मार्केट में तो एक मेजर ब्रांड आपका माना ही जाता है, बड़ा मार्केट शेयर भी है, प्रीमियम साइड पर आपके प्रोडक्ट्स आते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए क्या एक्सपोर्ट फ्रंट पर कुछ और बढ़ाना चाहेंगे इसका मार्केट? देखिए, हमारा एक समय था कि हमारा 50% से कम मार्केट शेयर था TDI का, लगभग 40-42% का हमारा शेयर था। आज की तारीख में डोमेस्टिक मार्केट का शेयर हमारा लगभग 67%, 67% का हमने अर्जित कर लिया है। और आने वाले कुछ समय के अंदर हमारा ये अनुमान है कि हमारा मार्केट शेयर 75% से ज़्यादा हो जाएगा। हमने 22,000 टन का इस बार एक्सपोर्ट किया है TDI का, और हमारे इस वर्ष का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका टारगेट ये है कि हम कम से कम 50,000 टन TDI विविध देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। जिन देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी संख्या लगभग 55 की है और ये संख्या हर रोज़ बढ़ती जा रही है। तो डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी TDI का जो हमारा क्वालिटी है और एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, एसिटिक एसिड है, एनिलीन है, फॉर्मिक एसिड है, जिनके अंदर हम मार्केट लीडर्स हैं, उनका सेल्स जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है और उनके प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले कुछ समय से नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स का FMCG एक वर्टिकल हमने बनाया है और उनको हम डेवलप कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 100% नीम कोटिंग यूरिया का एक निर्णय लिया और उस निर्णय के चलते GNFC कंपनी ने जो एक नीम प्रोजेक्ट की शुरुआत करी और उस नीम प्रोजेक्ट के चलते लाखों महिलाओं को जो हमने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो रोज़गारी दी और उनको आय अर्जन का एक मौका दिया। उसके साथ हमने नीम ऑयल इन हाउस प्रोडक्शन शुरू कर दिया। नीम ऑयल के साथ में हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट किया। नीम के अलग अलग हम प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं, नीम सोप, नीम हैंड वॉश, नीम फेस वॉश, नीम शैम्पू और अब नीम हेयर ऑयल। आज की तारीख में लगभग 1000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम FMCG जो नीम बेस्ड FMCG हमारा वर्टिकल है उसको भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि लगभग 50 करोड़ का रेवेन्यू हम नीम बेस्ड FMCG वर्टिकल से अर्जित करें जी। साथ में TDI हमारा स्टेबल हो चुका है। TDI जैसे मैंने पहले कहा कि 50,000 टन से ज़्यादा हमने प्रोड्यूस किया और इस वर्ष के अंदर लगभग 2-3 महीने के बाद हम 250 टन TDI रोज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो कुल मिला के जो केमिकल सेगमेंट है उसका आउटलुक मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ आने वाले समय में। फर्टिलाइज़र सेगमेंट में भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं। इसमें मैं यहाँ एक स्पष्टता ये कर देना चाहूँगा कि हमारे 715 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 521 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर हमने एक अहम कदम ये लिया कि हमने 189 करोड़ का एक हिट एब्जॉर्ब किया और ये हमारा बड़ा कंसीडर्ड डिसीजन था। हमने ये इसलिए किया कि हमारे सब्सिडी क्लेम्स के अंदर कुछ
जो इश्यूज थे उसको हमने एब्जॉर्ब किया और हमारे फर्टिलाइजर का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट था वो 109 करोड़ था। पिछले वर्ष के 99 करोड़ के सामने 109 करोड़ था, उसको हमने सिर्फ 5 करोड़ दर्शाया है 104 करोड़ का हिट लेकर, और केमिकल सेगमेंट के अंदर हमने 84 करोड़ का हिट लिया है। तो जो राइट बैक ऑफ इम्पेयरमेंट है और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हिट है, उन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो भी हमारे ऑपरेशनल प्रॉफिट जो हमारी टॉप लाइन है वो 612 करोड़ की ऑपरेशनल प्रॉफिट की होती है। तो ये देखते हुए कुल मिला के कंपनी ने 41 वर्ष के इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा लगभग 8% बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर 3 गुना बढ़ी है। हमारी 11 रुपये 11 पैसे अर्निंग पर शेयर थी पिछले वर्ष में, और इस वक्त हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो 33.54 रुपये है। इसी तरह से जो हमारा प्रॉफिट टू ग्रॉस सेल्स और प्रॉफिट टू नेट सेल्स हैं वो मार्जिन लगभग 7% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन लगभग 7% बढ़ा है, और डेट के फ्रंट में भी कंपनी ने हाईएस्ट एवर और बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दी है। डेट का जो इक्विटी टू डेट रेशियो जो है वो 0.38 से 0.19 हो गया है, आधा हो गया है, और साथ में हमने 780 करोड़ लगभग 800 करोड़ का डेट इस वक्त इस समय में इस वर्ष में पे किया है। और वैसे रूटीन कोर्स में अगर आप कहें तो हमारा जो पेमेंट है वो रीपेमेंट है वो लगभग 550 करोड़ बाकी रहना चाहिए इस वर्ष के अंत में, लेकिन हमने एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है कि इस कंपनी को हम इस वर्ष के इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक डेट फ्री कंपनी बनाएंगे, और ये एक बड़ा महत्व का निर्णय है जिसको हम पूरा करेंगे। चलिए, तो मान सकते हैं कि इस साल के एंड तक कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। एक चीज सर कि टीडीआई को लेकर, क्योंकि जो इंपोर्ट होता है चाइना, कोरिया, जापान से इंपोर्ट होता है, और एक क्रूशियल पार्ट है, इसके लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बातचीत भी है। क्या प्रपोजल आपकी तरफ से है? आप क्या चाहते हैं सेक्टर में, क्या ऐसा होना चाहिए? कितना बड़ा कंसर्न है इन तीनों मार्केट से जो इंपोर्ट होते हैं टीडीआई, उसको लेकर? देखिए, हम टीडीआई के ओनली प्रोड्यूसर इन इंडिया हैं, और मेक इन इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है उसमें हम उत्तीर्ण होते हैं। हम अकेली कंपनी है जो टीडीआई बनाते हैं। इन 3 देशों से जो इंजरी हमें हो रही थी उस इंजरी को हमने कैलकुलेट किया और डायरेक्टर जनरल एंटी डंपिंग के अंदर हमने केस को फाइल किया। उन्होंने इस इंजरी को कैलकुलेट करके जो प्रोविजनल ड्यूटी है उसको इम्पोज करने की बात करी है, और वो लगभग पूर्ण होने वाला है। उसका जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो चल रहा है, थोड़े दिनों में पूर्ण हो जाएगा। और चाइना, जापान और कोरिया के सामने अलग अलग स्लैब्स में $140 से लेके और $325 तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करने का प्रस्ताव है जी। हमारा टीडीआई का जो शेयर है वो 50% से कम था, अब वो लगभग 67% है, और हमारी आशा है कि लगभग 75 से 80% हमारा डोमेस्टिक मार्केट शेयर हो जाएगा। सर, संक्षेप में आपसे एक चाहेंगे सवाल कि मॉनसून को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? कि आपको लगता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल जो सिचुएशन है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी टीडीआई का भी अच्छा ग्रोथ है और मार्केट शेयर भी अच्छा है, प्रीमियम नाम भी है, तो मान सकते हैं ये साल जो है मॉनसून के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, मॉनसून का प्रोडिक्शन तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, लेकिन जो भी अब तक प्रेस के अंदर जो रिपोर्ट्स आए हैं उन रिपोर्ट्स को देखते हुए हमें लगता है कि मॉनसून नॉर्मल होगा, फर्टिलाइजर का ऑफटेक भी अच्छा होगा, और फर्टिलाइजर सेगमेंट के अंदर भी जो हमारा मुनाफे का ट्रेंड है उसको हम मेंटेन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत गुप्ता अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और आज के दिन जब मॉनसून केरल हिट किया है हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। गौरांग भी मौजूद है हमारे साथ। गौरांग, अभी जीएनएफसी की मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। टीडीआई कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, अच्छा परफॉर्म करके गया है। कंपनी ने बात साफ कर दी कि इस वित्त वर्ष के अंत तक आते आते वो डेट फ्री स्टेटस ले आएंगे। आप क्या राय रखते हैं इस कंपनी को लेकर? तो खरीदारी की राय बरकरार है, और सरकार भी जिस तरीके से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, और अगर जैसे आप और अभी मैनेजमेंट जिक्र कर रहे थे, अनुमान जो आईएमडी ने लगाया है अगर उस पर पूरा उतरा बारिश का मौसम, तो मेरे ख्याल से यूरिया और फर्टिलाइजर की जो खपत है वो काफी हद तक ऊपर जा सकती है। और जैसे जैसे कृषि क्षेत्र को भी लेकर के नीतियों में बदलाव हो रहा है, उसके ध्यान में रखते हुए भी मेरे ख्याल से किसानों को रियायत देने के तौर पर या वगैरह कुछ भी और नीतियां बदलाव में यूरिया और फर्टिलाइजर सेक्टर को एक अच्छा फायदा हो सकता है जी। खाली एक ही है यहाँ पर सुमित के, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सेक्टर में आप कौन सी कंपनी को पसंद करते हैं, लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करते हैं।
टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप जीएनएफसी को लेकर? करंट सीएमपी से 15-20% का इजाफा हम देख रहे हैं 1 साल के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग अपना समय में देने के लिए और जीएनएफसी से बातचीत करने के लिए। 15 से 20% का पोटेंशियल अपसाइड कंपनी में बाकी है और दूसरी अच्छी चीज़, ये कंपनी इस वित्त वर्ष के अंत तक आते आते डेट फ्री हो जाएगी और सेक्टर वैसे भी काफ़ी हद तक बजिंग है। इन्हीं ट्रिगर्स के साथ आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे कमोडिटीज़ को लेकर, जहाँ पे स्पेशली मानसून के बाद एग्री कमोडिटीज़ में कुछ सेल ऑफ है, किस तरह का एक रुझान रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं।